कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके कोई चार्ज नहीं है, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें सामाजिक विज्ञान की कार्य पत्रक संख्या 16 प्राप्त हुई है। डेट जो है 12 अगस्त 2021 की वे वर्कशीट है। कक्षा 9 क्लास के लिए विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हम पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि भारत किस प्रकार का है, हर तरफ एक जैसा नहीं है भौतिक रूप से दिखने में भारत। तो भारत को भौतिक रूप से बताया गया है आपको कि 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने इससे पहले हिमालय पर्वतमाला, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के तटीय मैदान के बारे में अध्ययन किया है, समझा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए भारतीय मरुस्थल के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो मरुस्थल से आपको जब भी आपके सामने मरुस्थल वर्ड आता है, शब्द आता है, आपको रेगिस्तान या रेत नज़र आता है। और रेत रेगिस्तान के बारे में पूछा जाता है तो आपको पूरे भारत में अगर पूछा जाए तो सबसे दिमाग में जो आता है वो आता है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे पहले मैं बता दूं, राजस्थान का पूरा इलाका जो है रेतीला नहीं है, रेत वाला नहीं है। सिर्फ पश्चिमी एरिया जो है, पश्चिमी इलाका जो है, उसमें ही ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मरुस्थल। और बात की जाए राजस्थान की तो सब आपको याद रखना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो राजस्थान ही है। चलिए भारतीय मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ये वर्कशीट बहुत नॉलेज देने वाली है आपको, खासकर राजस्थान के बारे में और भारत के मरुस्थल के बारे में। और भारत के मरुस्थल की बात की जाए तो भारत का थार मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, और वो कहाँ है, राजस्थान में है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ठीक है, इससे रिलेटेड था इसलिए बता दिया। हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जो एक नंबर का क्वेश्चन है उसमें आ जाए। स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल है यानी कि गर्म वाला है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से कम होती है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 नहीं, इसको 150 कर लीजिए, ये थोड़ा सा हो सकता है गलत हो गया हो उनसे। ठीक है, 150 मिलीमीटर। थार मरुस्थल की वार्षिक वर्षा की बात की जा रही है तो 150 मिलीमीटर से कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुष्क जलवायु, यानी कि नमी नहीं होती जलवायु में। और जब नमी नहीं होगी तो प्राकृतिक वनस्पति भी नाम मात्र की पाई जाएगी। हर जगह आपको कंकड़ रेतीला रेत नज़र आएंगे, मरुस्थल नज़र आएगा, और बहुत ही कटीले झाड़ियाँ टाइप में थोड़ी सी यहाँ पर आपको मिलेंगी इस इलाके में। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी विशेषता के कारण इसे मरुस्थली नाम दिया गया है। तो ये 3 चित्रों को देख लीजिए और समझते हैं। देखिए, जो आपका ये जो हिस्सा बनाया गया है, ये डार्क किया गया, ये कौन सा है, ये राजस्थान जो है, राजस्थान के पश्चिमी इलाका है। ठीक है, और राजस्थान का पश्चिमी इलाका है जिसे थार डेजर्ट लिखा हुआ है, थार मरुस्थल है। तो भारत के कौन से इलाके में है भारत का, अगर मान लीजिए भारत का ऐसे किया जाए तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये कौन सा इलाके में आ गया, थार मरुस्थल ये जो इलाका है ये कौन से इलाके में आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी इलाके में। नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये थार मरुस्थल पाया जाता है। और दूसरा क्या है, थार मरुस्थल का चित्र। देखिए, थार मरुस्थल का चित्र है जिसमें कुछ इस तरीके से मरुस्थल रेत हैं। और ये है बरकान। बरकान क्या होता है कि देखिए, अर्धचंद्राकार होता है ना, अर्धचंद्राकार इस तरीके से आकृति बन जाती है, जैसे इस तरीके से आकृति बनी हुई है। अर्धचंद्राकार रूप में आकृति बन जाती है। जैसे हवा आती है इधर से, हवा लेकर जाती है अपने साथ उड़ा करके बालू रेत, और ये क्या करती है, ये ऐसे इकट्ठा कर देती है। तो ये किस तरीके से बन जाता है, अब हवा जो है इस तरफ तो नहीं लग रही है ना, हवा सिर्फ यहीं लग रही है, तो इस तरीके से इकट्ठे कर देती है। तो ये क्या बन जाती है, अर्धचंद्राकार बन जाता है। तो इसी को बरकान कहा गया है, बरकान नाम दिया गया है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। चलिए, इन 3 चित्रों को समझने के बाद वर्कशीट समझनी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए, हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार पड़े थे उसी का थोड़ा सा आगे जाके ये विस्तार है। फिर भी शुष्क
शुष्क परिस्थितियाँ व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषता प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, ज़्यादा हरा भरा है, ज़्यादा हरियाली, वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर शुष्क जलवायु होने के कारण और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर उस प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मशरूम रॉक यानी चट्टान की बात की जा रही है। मशरूम रॉक जैसे नाम से पता चल रहा है कि मशरूम रॉक, तो ये इस प्रकार की चट्टान होती है, ये इस प्रकार की चट्टान होती है। या इसको दोबारा बना दे के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार की चट्टान होती है, ये इस प्रकार की चट्टान होती है, ठीक है। तो इस तरफ से क्या होता है, इस तरफ से जब अपर्दन होता है तो इस तरफ की जो चट्टानें होती हैं क्या होती हैं, इस तरफ चट्टानें मोटे कणों से बनी होती हैं। तो मोटे कणों से बनी होती है, जल्दी से इसका छिड़ हो जाता है। आगे जाते हैं तो महीन कणों से बनी होती है, जिसकी वजह से छिड़ नहीं हो पाती, तो आकृति इस प्रकार की बन जाती है मशरूम। तो इसी को मशरूम रॉक नाम दिया गया है। आगे क्या है, बालू का टिब्बे। बालू का टिब्बे यानी कि बालू के टिब्बे जो है इस तरीके से आपका दिखाया गया था तरंगनी टाइप में, इस तरीके से बालू का टिब्बे। और बरकान, बरकान के बारे में क्या बताया गया था, वो बरकान के बारे में आपको बताया गया था अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार इस तरीके से बन जाती है। बरकान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू के डिब्बे होते हैं अर्धचंद्राकार में। और जियोगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। जियोगेन की बात की जाए तो जियोगेन में क्या होता है कि जियोगेन का जो आकृति होती है वो मेज़ की आकृति का होता है। मेज़ की आकृति का होता है, जैसे इस तरीके से अपर्दन होता है, इस तरीके से अपर्दन होता है, लेकिन ये इस तरह के भाग को अपर्दन नहीं कर पाता है क्योंकि इस तरह का भाग ठोस रहता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, मेज़ की आकृति का हो जाता है, जिसे जियोगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं, इसके बारे में बताया जाता है। बरकान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला, जैसे अभी बताया, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो लंबवत टीले जो यानी कि मेज टाइप में टीले जो बताया था, वो भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास पाया जाता है। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, यानी कि थार के मरुस्थल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन सा, उत्तरी भाग यानी ऊपर वाला हिस्सा, और जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है, यानी कि गुजरात की तरफ वाला हिस्सा, जैसे कि ये बताया गया था। ठीक है, इसको दो भागों में जैसे बांट दिया गया है। तो ये उत्तरी भाग जो पाकिस्तान के सिंध वाला इलाका है, और ये नीचे वाला ही दक्षिणी वाला भाग, ये क्या है, रण के कच्छ ढाल कच्छ के रण की ओर है ये। ठीक है, कच्छ के रण की ओर। इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि निम्न वर्षा होती है, मानसूनी दौर में भी यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, और अत्यधिक ताप होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द्वारा क्या होता है, नदियाँ जो थी हिम नदियों के अभाव में, यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं, गर्मियों में क्या होता है, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदियों में क्या होता है, पानी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हिम नदियों का अभाव है यहाँ पर। हिम नदियाँ किस तरफ, ये आपके असम की तरफ जो गंगा और ये आपके ब्रह्मपुत्र वगैरह जाते हैं, तो उस वक्त क्या है, हिम नदियाँ हिमालय की हिम नदियाँ हैं। यहाँ पर क्या है, हिम नदियों का अभाव है। तो क्या होता है कि वर्षा के ऊपर निर्भर होती हैं यहाँ की नदियाँ जो होती हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी, जो क्या होती है, वर्षा के ऊपर निर्भर होती है। वर्षा जब होगी, मानसून जब आएगा, वर्षा होगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, सूखने लग जाता है, पानी का अभाव उसमें हो जाता है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंत प्रवाह अफवाह प्रणाली का उदाहरण है। अंत प्रवाह अफवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्या है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्याला में मिल जाती हैं। किसी झील या प्याला में, झील का मतलब समझते हैं, झील या प्याला मिल जाती हैं, यानी कि जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जब ग्लेशियर से जैसे निकलती हैं, जो हिमालय तरफ की नदियाँ हैं, वो क्या नदियाँ निकलती हैं जाकर के कहाँ, सागर या महासागर में गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सागर महासागर में ना गिरने के बाद किसी झील में या प्याला में, यानी कि लवड़िए जो पानी इकट्ठा हो जाता है, प्याला यानी कि लवड़िए जो पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे नमक बनता है, वो पानी एक जगह जाकर के कहीं ऐसे जहाँ पर ढाल होता है वहाँ पे ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर झील में गिर जाती है। ठीक है, और सागर तक नहीं पहुँच पाती है। सागर तक क्यों नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उसमें
पानी का अभाव होता है, जब पानी रहेगा ज़्यादा प्रेशर में आएगा, तीव्रता से आएगी तो आगे बढ़ेगी वो, तो सागर तक तो पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है, यहाँ का जो तापमान है वो क्या है, अधिक है, और मौसमी नदियाँ हैं यहाँ पर, यानी कि जलवायु जो है मानसून के ऊपर निर्भर है। प्याला मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील होते हैं। प्याला जो होते हैं अभी बताया, मरुस्थलीय भाग में लवणीय झील होते हैं, यानी कि जहाँ से नमक बनती हैं। लवणीय झील का मतलब लवणीय जो जल होता है उसमें क्या होता है, नमक बनती है, जिससे नमक प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी क्या है, लूनी है, या सबसे बड़ी नदी कह लो लूनी है उस क्षेत्र की, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, कौन सी परिस्थितियाँ, उच्च ताप और वाष्पीकरण, निम्न वर्षा के कारण जो है जल अभाव वाला क्षेत्र जो इसे बना देती हैं। तो इस तरीके से आसान सी अच्छी सी वर्कशीट है ये, और आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन देखकर नहीं घबराना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं और ईजी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। तो देखिए, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है, तो आपको बताया गया था थार मरुस्थल जो भारत के, देखिए थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है, बताया गया था ना आपको, इस तरीके से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो ये जो थार मरुस्थल किस भाग में है, ये उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। इस तरीके से दूसरा क्या है, अंतर प्रवाह अफवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो इसको और डिटेल में आप समझ लीजिए इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है, थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आपको मैप में दिखाया। अंतः प्रवाह अफवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो अंतः प्रवाह, जब कोई नदी किसी सागर या महासागर में ना गिरकर स्थलीय भाग में या किसी झील नदी में गिरती है तो उसे अंतः प्रवाह प्रणाली कहते हैं, यानी कि सागर महासागर तक पहुंच ही नहीं पाती है, किसी झील में या स्थलीय भाग में लवणीय पानी जहाँ पर इकट्ठा रहता है उसी में ये गिर जाती है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता है, थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता है। देखिए, थार मरुस्थल की नदियों में केवल वर्षा ऋतु से ही जल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ हिम उद्गम नदियों का अभाव है। तो हिम उद्गम नदियों का अभाव है, यहाँ पर कोई ऐसी ग्लेशियर वाली नदी तो है नहीं जो कि हिमालय की तरह। चौथा क्या है, फोर्थ, थार मरुस्थल की जलवायु की विशेषता बताइए। अब थार मरुस्थल की जलवायु की विशेषता क्या है, अभी आपने पढ़ा है कि जलवायु शुष्क है, जिसके कारण यहाँ पर नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जलवायु शुष्क रहेगी तो वनस्पति भी नहीं पाई जाएगी, तो एक दूसरे से जोड़ेंगे एक चीज़ को। यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जलवायु जो है शुष्क है, वर्षा भी कम होती है। चलिए, पांचवा, थार मरुस्थल की किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम बताइए। थार मरुस्थल की भू आकृति हमने शुरुआत में ही इसको पढ़ लिया था, क्वेश्चन लास्ट में डाल दिया, लेकिन हमने शुरुआत में पढ़ लिया था क्या, बालुका टिब्बे और बरकान, है ना, बालुका टिब्बे और बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे। तो इस तरीके से ये आसान सी अच्छी सी वर्कशीट थी, आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।